प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्रिया की परिभाषा व उसके भेद इस विषय का अध्ययन करेंगे। प्रिय मित्रों, इसके पहले हमने आप लोगों को व्याकरण के अंतर्गत जो विकारी शब्द होते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी विषयों का हमने आवश्यकता अनुसार अध्ययन किया, उसकी वीडियो बनाई और आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश की। आज का जो विषय है क्रिया की परिभाषा एवं उसके प्रकार उदाहरण सहित हैं। तो इस पाठ को हम लोग इसका अध्ययन करें। इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके कमेंट्स को सुन करके, आपके कमेंट्स को देख करके हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो मैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उष्मा के साथ आप लोगों के साथ कुछ अच्छा करने के लिए पूरा प्रयास करता हूं। तो आइए हम लोग क्रिया की परिभाषा एवं उसके उदाहरण का अध्ययन करते हैं। इसमें इस क्रिया के विषय को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसकी परिभाषा हमने बताई आपको। मैं केवल यहाँ सूत्र रूप में बताना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति उस स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इसका विस्तार हम पिछले पाठ में कर चुके हैं। आज क्रिया, जो विकारी शब्द का चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो कि विकारी शब्दों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, व्याकरण का एक मुख्य पार्ट है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। क्रिया माने कार्य करना। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका मतलब होता है क्रिया। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। इसे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि विकारी, जिसमें विकार या परिवर्तन या बदलाव होता है, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत जो शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया उसके अंदर भी, क्योंकि क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है, व्याकरण पूरा नहीं होता है, व्याकरण इनकम्प्लीट होता है। क्योंकि जब हम वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से पद बनते हैं, और जब कोई शब्द किसी वाक्य में आता है तो वाक्य रचना के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि उसमें कोई ना कोई क्रिया जरूर होती है, क्योंकि बिना क्रिया के कोई वाक्य होता ही नहीं है। और इस क्रिया को भी विकारी शब्द माना गया है, क्योंकि इसका लिंग, रूप, वचन, ये पुरुष, ये सब के कारण बदलते हैं, इसमें भी परिवर्तन होता है, इसलिए क्रिया विकारी शब्द है। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का मतलब होता है कि वो शब्द जिससे हमको किसी कार्य होने का बोध होता है, किसी कार्य के करने का ज्ञान होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। समय सीमा का मतलब काल के बारे में। क्रिया के रूप की वजह से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूत में माने भूतकाल में हुआ है, बीते समय में हो चुका है, या भविष्य काल में होगा। ये क्रिया से संबंधित है। तो क्रिया उसे कहते हैं जिससे हमको किसी कार्य के होने का बोध होता है, वो चाहे वर्तमान में हो रही हो, चाहे भूत में हो चुकी हो, चाहे भविष्य में होगी या होगा, तो इसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया का जो निर्माण होता है धातु से होता है। अभी हम आगे और इसको विस्तार देंगे, या हम आप संक्षेप में बता रहे हैं कि जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। क्रिया का संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। अभी हम जैसे जैसे इस विषय को और विस्तार देते चलेंगे, इसके सभी पक्ष स्पष्ट होते चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्रिया किसे कहते हैं, पुनः आप लोग ध्यान से सुनिए कि वाक्य के जिस शब्द से हमें यह पता चलता है किसी कार्य के होने का, कौन सा कार्य हो रहा है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं।
क्रिया का मतलब ही होता है कार्य, कार्य करना। तो क्रिया का निर्माण धातु से होता है। आप यहाँ कुछ क्रियाएं देख रहे हैं, जैसे खाना, नहाना, खेलना, पढ़ना, मारना। बताया गया इसमें ना लगा दिया जाता है। खा मूल धातु है, खा में ना लगे तो खाना क्रिया बन गया। ये दो चित्र भी आप देख रहे हैं, और चित्र के अलावा यहाँ कुछ शब्द भी दिए गए हैं। ये शब्द हमारे क्रिया को प्रकट करते हैं, जैसे खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गाना, दौड़ना आदि। तो इस स्लाइड में हमने आपको ये बताने का पूरा प्रयास किया क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है जिससे हमको किसी कार्य करने का बोध होता है। आइए हम इसको आगे ले चलते हैं। क्रिया के कुछ उदाहरण देखिए। वहां हमने क्रिया का मूल रूप देखा था, जिसमें धातु में ना लग करके क्रिया बनी थी। लेकिन यहाँ एक पूरे वाक्य में उसका अर्थ विश्लेषित किया गया है। इन 5 उदाहरणों से और चित्रों से हम क्रिया के उदाहरण को और क्रिया को और विशेष रूप से समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे रमेश खेल रहा है, इस चित्र में देखिए रमेश खेल रहा है, मीना नाच रही है, सलोनी किताब पढ़ रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सरोज खाना खा रही है। तो इन चित्रों में आप देखिए, और जो उदाहरण में दिए गए हैं, इसमें जो लाल रंग से लिखा गया शब्द है, ये सब किसी न किसी कार्य होने का बोध प्रकट कर रहे हैं। जैसे पहले उदाहरण में खेलने का भाव, खेलने की क्रिया प्रकट हो रही है, दूसरे में नाचने की, तीसरे में पढ़ने की, चौथे में जाने की, और पांचवें में खाने की। तो ये क्रिया के कुछ उदाहरण हमने आपको दिए हैं, जिससे हम क्रिया को समझ सकें। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस उदाहरणों से क्रिया को अच्छे से समझ गए हैं। लेकिन क्रिया इसके आगे भी बहुत कुछ है, आइए हम उसको देखते हैं। अब क्रिया का धातु रूप, अभी हमने पहली स्लाइड में बताया, क्रिया के मूल रूप से ही जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु रूप कहते हैं। ये धातु रूप क्या होता है? ये क्रिया का एक रूप होता है, और इस धातु रूप को ही क्रिया का मूल रूप कहते हैं। ये धातु रूप कौन है? जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रो आदि बहुत सारे शब्द हैं। ये क्रिया के मूल रूप होते हैं। इस क्रिया के मूल रूप को ही हम क्रिया का धातु रूप कहते हैं। विद्यार्थियों, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है क्रिया के धातु रूप को ही क्या कहते हैं, या क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का ही मूल रूप जो है धातु रूप कहलाता है, और क्रिया का जो धातु रूप होता है वो क्रिया का मूल रूप होता है। केवल शब्द आगे पीछे कर दिए जाते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। मूल रूप माने धातु रूप, धातु रूप माने मूल रूप, जिससे क्रिया बनाई जाती है। जैसे बोलना, बोल में बोलना, बुलवाना, पढ़ पढ़ाना, पढ़ाई पढ़ना, घूम घूमना, लिख लिखना, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो क्रिया के मूल रूप हैं। इन्हीं क्रिया के मूल रूपों को हम धातु रूप कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्रिया को बनाया जाता है। क्रिया का निर्माण इन्हीं मूल रूप से या धातु रूप से होता है। हमें क्रिया के भेद, जो हमारी क्रिया होती है, काम हम जब करते हैं कोई, तो उसके अलग अलग भेद हैं, अलग अलग प्रकार हैं। जैसे क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, उसके 2 पार्ट किए गए हैं, 2 हिस्से किए गए हैं, 2 हिस्सों का आधार लिया गया। क्रिया को जो विभाजित करने के लिए, क्रिया को भेद करने के लिए 2 आधार बनाए गए। पहला आधार कर्म के आधार पर क्रिया भेद, और दूसरा संरचना के आधार पर क्रिया भेद। अब आइए हम इस वीडियो के अगले हिस्से में इस दोनों जो 2 आधार हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर, तो सबसे पहले हम लोग कर्म के आधार पर क्रिया देखेंगे, फिर संरचना के आधार पर देखेंगे, और उसके आधार पर जो उसके विभाजन है उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब इन दोनों शब्दों में इसका अर्थ छिपा हुआ है, सकर्मक क्रिया में और अकर्मक क्रिया में। आइए देखते हैं ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है। इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया,
अब सकर्मक का क्या मतलब होता है? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया की पहचान क्या और किसको जैसे प्रश्नों के जवाब से मिलने से होती है, इसको थोड़ा सा और सरल करके समझते हैं। अगर हम कारक देखते हैं तो कारक में हमने आपको बताया था एक कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब क्या होता है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यहां बताया गया है, स्पष्ट रूप में बताया गया है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़ता है। कर्ता क्रिया को करने वाला होता है, लेकिन कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़ता है, तो सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखने के पहले हम इसके दो चिन्ह बता रहे हैं आपको, क्या और किसको। अगर प्रश्न पूछिए, वाक्य है कोई और उस क्या का उत्तर मिल जाए, किसको का उत्तर मिल जाए, तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे यहां हमने 5 उदाहरण दिए हैं। गुप्ता जी अखबार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। तो क्या का उत्तर मिल गया? सकर्मक क्रिया हो गई। सलमा सेब खा रही है, क्या खा रही है? सेब खा रही है। नीता खाना खा रही है, क्या खा रही है? खाना खा रही है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। श्याम फिल्म देख रहा है, क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। तो क्या और किसको, इस प्रश्न के उत्तर अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए वो क्रिया सकर्मक होती है, क्योंकि सकर्मक क्रिया की पहचान है क्या और किसको जैसे जैसों प्रश्नों के जवाब मिलने से ये सकर्मक क्रिया होती है। तो इन 5 उदाहरण में हम समझ गए, माने यहाँ क्रिया पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की क्रिया का प्रभाव अखबार है, तो अखबार कर्म है, सेब कर्म है, खाना कर्म है, बच्चों कर्म है, फिल्म कर्म है, इसलिए इसमें प्रतिकर्म आया है, कर्म प्रभावी है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया है। बहुत सारे उदाहरण हैं, हम आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं, और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो कितने भी उदाहरण आपसे पूछे जाएं, क्या और किसको का उत्तर आप प्राप्त करके उसको समझ सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। अब आइए क्रम को हम आगे ले चलते हैं और सकर्मक क्रिया समझते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया समझते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, माने जिस क्रिया में कर्म ना हो, कर्ता हो सीधे, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है। कौन सा प्रश्न हुई? क्या और किसको। अगर इसका उत्तर आ जाता है तो सकर्मक क्रिया, और अगर इसका उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक क्रिया होती है। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, हंसता, चलता, दौड़ता, लजाना, होना, बढ़ना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, उगना, जीना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, फांदना, माने कूदना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना आदि। मैंने बहुत सारी क्रियाएं आपको इसमें बताई जो अकर्मक क्रियाएं हैं, और इन अकर्मक क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। वो उसका जो व्यापार होता है वो कर्ता को मिलता है। अब उदाहरण के रूप में देखिए, कुत्ता भौंक रहा है, क्या भौंक रहा है? किसको? तो ये नहीं इसका उत्तर, कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंकने की क्रिया जो हो रही है वो कुत्ते द्वारा हो रही है, या कुत्ता जो है करता है। मुन्ना रो रहा है, गौरव सोता है, रमेश हंस रहा है, वो लजा रही है, वो सर्वनाम शब्द है, संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। तो यहाँ जो प्रत्येक क्रिया है उसमें कर्म ना हो करके सीधे करता है, और कोई कर्म नहीं है इसमें, इसलिए ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रिया के रूप में समझी जाती हैं या जानी जाती हैं। तो अभी हमने आपको कर्म के आधार पर दो बातें बताई, एक अकर्मक और एक सकर्मक, एक सकर्मक और एक अकर्मक। देखिए सकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म हो,
और अकर्मक माने जिसमें कर्म ना हो। तो बहुत सरल और सामान्य बात है, जब कर्म प्रभाव होता है क्रिया के साथ तो अकर्मक सकर्मक क्रिया होती है, और जब उस क्रिया में सीधा उसका व्यापार, क्रिया का व्यापार या फल सीधे कर्ता को मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। इन दोनों का हमने अलग अलग परिभाषित किया और अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको हमने बताई। देखिए विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने आपको कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं बताई। अब संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। जब हम वाक्य रचना करते हैं, देखिए वाक्य की एक रचना की जाती है, हम वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्य में अलग अलग हम क्रियाओं के प्रयोग करते हैं। तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कई भेद हैं। या मुख्य 6 भेदों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये संरचना के या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हैं। अब देखिए इसमें सामान्य क्रिया, जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं सामान्य होती हैं। हमने बताया जो धातु में ना लगा करके बनती हैं वो सामान्य क्रियाएं होती हैं, जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए, एक क्रिया, उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। एक क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, पढ़ा, नहाना, चलना, तो ये आदि क्रियाएं होती हैं। राधा रो रही है, तो ये रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, माने जब मूल धातु में जो है ना का प्रयोग कर दिया जाता है तो क्रिया सामान्य क्रिया हो जाती है, और इस तरह से उसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से और इन उदाहरणों के माध्यम से सामान्य क्रिया को भलीभांत समझ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद सामान्य क्रिया के बाद संयुक्त क्रिया। देखिए युक्त माने मिली हुई। कई बार व्याकरण में उसके जो शब्द होते हैं उस शब्द में ही उसकी परिभाषा निहित होती है। संयुक्त माने मिली हुई क्रिया, अर्थात आइए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से, धातु माने क्रिया के मूल रूप से मिलकर बनती है। धातु रूप में पहले आपको पढ़ा चुका हूं, और व्याकरण पढ़ते समय थोड़ा हमको अपने आप को उसमें संलग्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब व्याकरण के कई शब्दों को हम लोग परिभाषित करते हैं, उसकी परिभाषा को समझते हैं, तो एक ही परिभाषा के अंतर्गत कुछ ऐसे व्याकरणिक शब्द मिलते हैं जिसका अर्थ हमको आपको समझना है। जैसे उदाहरण के रूप में जब हमने सकर्मक क्रिया बताई तो सकर्मक क्रिया में हमने आपको कर्म कारक के बारे में भी जानकारी दी, क्योंकि उसका संबंध वहां पर कर्म कारक से है, कर्म से है, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा इशारा किया, संकेत किया। तो यहां पर जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से, धातु माने क्रिया के मूल रूप से मिलकर बनी होती हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त माने दो धातु हो, उसमें दो क्रिया का दो या दो से अधिक मूल रूप होता है, अर्थात जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रमा लेटे लेटे सो गई, तो देखिए लेटना और सोना, इसमें दो क्रियाएं हैं। मंत्री बोलते बोलते हंस पड़ा, मीरा रोते हुए स्कूल चली गई, मीरा महाभारत पढ़ने लगी, पढ़ना और लगन दोनों, दूध पी लिया। तो देखिए जितनी पांचों क्रियाएं हैं, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इन पांचों क्रियाओं में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिस वाक्य में दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती हैं। या और अगर सिंपल सामान्य अर्थ में समझें तो जब दो या से दो अधिक क्रियाओं के योग से कोई वाक्य बनता है, उसमें दो क्रियाएं होती हैं या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, तो संयुक्त क्रिया। जैसे रमा लेटे लेटे सो गई, अब इसमें दो क्रिया है, लेटे लेटे और सो गई। बोलते बोलते, बोलना भी क्रिया है, हंसना भी क्रिया है, रोना भी क्रिया है और चलना भी क्रिया है, पढ़ना और लगना, पी लिया। तो ये दो दो धातुएं होती हैं इसमें, या दो से अधिक होती हैं, तो इसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं।
अब आइए देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए जो भेद हम आपको बता रहे हैं संरचना के आधार पर सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई बार परीक्षा की दृष्टि से प्रेरणार्थक क्रिया कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया में हमने बताया हम किसी को भी किसी के महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। सभी क्रियाएं अपने अपने अपना अपना महत्व रखती हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार जो है पूछा जाता है कि जो है क्रिया के जो रूप होते हैं उसमें प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है उस प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से करवा रहा है। देखिए क्रिया को करने वाला जो मुख्य कर्ता होता है, लेकिन जब किसी कर्ता के द्वारा स्वयं क्रिया ना करके कर्ता की प्रेरणा से किसी और दूसरे से वो क्रिया करवाई जाती है, वो कार्य करवाया जाता है, तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक बार पुनः मैं इसको पढ़ रहा हूं, परिभाषा को ध्यान से सुनिए। जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जहां हम अपना कोई कर्ता माने प्रेरणा दे करके, उसको स्फूर्ति दे करके, उसको मोटिवेट करके वो क्रिया दूसरे से करवा ली जाए, माने कर्ता की प्रेरणा से क्रिया होती है। जैसे कटवाना, करवाना, बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनाना, पिलवाना, पिलवाता, पिलवाती आदि शब्द हैं। तो इसमें देखिए उदाहरण के रूप में देखिए, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। मालिक द्वारा क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन मालिक की प्रेरणा से क्रिया नौकर के द्वारा हो रही है, तो हम इसको, लेकिन क्रिया का प्रेरणा मालिक है और क्रिया को करने वाला नौकर है, तो इसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाया, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। इस चित्र में देखिए अध्यापक प्रेरक है, प्रेरणा दे रहा हो, और अध्यापक की प्रेरणा से बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पढ़वाने की क्रिया की गई है प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह से मैंने राधा से पत्र लिखवाया, पत्र लिखने की क्रिया राधा ने की है, लेकिन राधा को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया मैंने लिखवाया, उसने हमें खाना खिलवाया। तो ये जो क्रियाएं हैं ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, क्योंकि यह क्रियाएं कर्ता के द्वारा खुद ना करके उसकी कर्ता की प्रेरणा से किसी और के द्वारा होती हैं, तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का एक और पक्ष होता है, इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं इसके हम कुछ उदाहरण देते हैं। देखिए जो मूल क्रिया है, मूल क्रिया, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसमें जब कोई ना प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो क्रिया का मूल रूप हो जाता है। जैसे उठ धातु रूप है और उठ में ना जुड़ गया तो क्रिया का मूल रूप हो गया उठना, माने मूल क्रिया हो गई। इस मूल क्रिया के अंतर्गत जो नीचे तक सभी शब्द दिए गए हैं ये क्रिया का मूल रूप है, जो किसी न किसी धातु रूप से बना हुआ है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्रिया का मूल रूप और मूल क्रिया दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्रिया का धातु रूप होता है, और जब उस धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का मूल रूप हो जाता है, इसलिए हम उसको क्रिया का मूल रूप कहते हैं। अब देखिए उठना क्रिया का मूल रूप है और इसके प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, माने प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इस स्लाइड पर बहुत कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आपको क्रिया के मूल रूप, उसके प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी देना चाह रहे हैं, और आप इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिए 100%। उठना, उठाना, उठवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, देना,
दिलाना, दिलवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जगना, जगाना, जगवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। खाना, खिलाना और खिलवाना। तो इस तरह से अभी अपने आप को वाक्य प्रयोग इसके पहले के इसमें बताया था स्लाइड में। ये जो मूल क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, इन क्रियाओं से हम वाक्य प्रयोग करके इस क्रिया को और स्पष्ट समझ सकते हैं। तो ये जो है क्रिया का जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इसके इस 3 रूपों को हमको समझना जरूरी है। उठना, उठाना, बस ये केवल जो उठ में उठाना, आना हो जाता है। यहाँ ना प्रत्यय है, यहाँ आना हो गया, और यहाँ वाना, उठवाना। तो इस तरह से अलग अलग प्रत्यय के निर्माण से हम क्रिया के मूल रूप में प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, उठवाना क्रिया का प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है? तो द्वितीय प्रेरणार्थक। उठाना क्रिया का कौन सा रूप है? प्रथम प्रेरणार्थक है। उठना क्रिया का कौन सा रूप है? मूल रूप है। और क्रिया का जो मूल क्रिया है, और उठना में उठ, ये जितना देख रहे हैं, उठ, उड़, चल, दे, जी, लिख, जग, सो, पी, दे, धो, रो, घूम, पढ़, देख और खा, इसमें ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का ये मूल रूप हो जाता है। और उसमें फिर बात की प्रत्यय जो भी हमने बताया, जोड़ करके आप उसको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़ करके देखिए, क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसको धातु रूप बोलते हैं। अब इसमें नाम धातु दोनों रूप आए। धातु माने क्रिया का मूल रूप, और नाम, नाम आया देखिए, जैसे क्रिया को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया, संयुक्त माने मिली हुई 2 क्रियाएं जो होती हैं, मैं पहले बता चुका हूं, को नाम धातु कहते हैं। ये धातुओं के नाम से बनी होती हैं, इसलिए नाम धातु कहलाती हैं। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवादी शब्दों से बनती हैं। अनुकरण, जैसे अनुकरण करते हैं, जैसे मिमियाना, चिचियाना, ये जो है अनुकरणवादी शब्द होते हैं, शब्दों से बनती है, ये नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, अब देखिए इसमें हाथ शब्द है, ये नाम है। नाम धातु किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए थोड़ा। हाथ शब्द नाम है, माने संज्ञा है, लेकिन हाथ में प्रत्यय जुड़ गया तो हथियाना शब्द हो गया। ये धातु माने इसमें क्रिया हो गई, तो इसको हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। नाम माने जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से मिल करके संयुक्त क्रिया बन जाती है। उसमें हम, वो संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लत से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलक से बिलगाना, स्वीकार से स्वीकारना, धिक्कार से धिक्कारना, उद्धार से उद्धारना, शर्म से शर्माना। अब यहाँ अपना शब्द देखिए, अपना जो है ये क्या है? सर्वनाम शब्द है, लेकिन अपना से अपनाना, लज्जा से लजाना, झूठ से झुठलाना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, सठिया से सठियाना। अब यहाँ गरम शब्द जो है विशेषण शब्द है,
लेकिन गर्म शब्द विशेषण से भी क्रिया का निर्माण हुआ, गर्माना, अपना से अपनाना, दोहरा से दोहराना। तो आप ये जो क्रियाएं अभी हमने बताया कि जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से मिल करके संयुक्त क्रिया के रूप में बनती है, उसको हम नाम धात, माने उसमें क्रिया का भी रूप होता है और संज्ञा सर्वनाम में विशेषण का रूप होता है, इसीलिए हम उसको नाम धात क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, उसने उसे लतिया दिया। अब लात शब्द है, माने लात से मार देने को लतियाना कहते हैं, लतियाना या लतियाना। तो लात शब्द संज्ञा शब्द है और लतिया या उसमें प्रत्यय जुड़ गया, लतिया दिया, हाथ से हथिया दिया, हथिया लिया। तो ये नामधात की संज्ञाएं हैं। अब देखिए कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया भी बहुत सिंपल है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय में मैं आपको जब प्रत्यय पढ़ाया था तो प्रत्यय में हमने आपको कृत प्रत्यय बताया था, और कृत प्रत्यय का मतलब हमने उस समय आपको बताया था कि जब हम किसी क्रिया में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे जब किसी क्रिया में कृत प्रत्यय जोड़कर उसका नया रूप किया जाता है, नया क्रिया रूप बनाया जाता है, तब वो क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। ये वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया होती है। देखिए हमने आपको बताया कि क्रिया का काल से, समय से संबंध होता है। वर्तमान माने जो समय चल रहा है, भूत माने जो बीत गया है, और भविष्य माने जो आएगा। जैसे पढ़ रहा है, उसने कल पढ़ा था, वो कल पढ़ेगा। तो ये काल में जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां विशेष रूप से मैं स्पष्ट करूंगा पूरा। लेकिन हाँ, वर्तमान, भूत और भविष्य का मतलब केवल इतना समझ लीजिए, वर्तमान माने जो समय का, चलते समय का, वर्तमान का बोध कराए, और भूत माने पीछे बीत गया हुआ, भविष्य माने आने वाले समय का। दौड़ता दौड़ती, पढ़ाया था लिखाया था, माने बीत गया, पढ़ेगा लिखेगा, वो भविष्य काल। दौड़ता है वर्तमान काल की क्रिया है। यहाँ दौड़ शब्द मूल शब्द है, एक क्रिया में ता प्रत्यय जुड़ गया, ता, ती, या, गा, गी। तो ये प्रत्यय बनने से इसको हम कृदंत प्रत्यय के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्रिया में प्रत्यय शब्द जोड़ करके बनता है, इसलिए हम इसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं या कृदंत क्रिया कहते हैं। अब अंतिम जो क्रिया का हमने आपको संरचना के आधार पर क्रिया के जो 6 भेद बताए, जिसमें हमने आपको क्रिया के 6 भेदों को स्पष्ट रूप से अलग अलग उसकी परिभाषा की, अलग अलग हमने आपको उदाहरण दिए। तो इसमें अब अंतिम क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया मैं आपको बता रहा हूं। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए इसमें 2 शब्द हैं। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हुआ, पूर्व माने पहले, काल माने समय, जो पहले के समय में क्रिया हो गई है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया, मैं भी उदाहरण आपको बता रहा हूं, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो पूर्व काल में जस्ट अभी खत्म हुई और खत्म होते ही वो हमने दूसरी क्रिया किया, तो जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को धात में कर या करके लगा करके बनाया जाता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो नहा करे पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे ही उसके नहाने की क्रिया खत्म हुई उसने पूजा की, तो ये तो क्रिया है ही, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया नहा कर, चुरा कर, देख कर, खा कर, पढ़ कर, ये सब कर लगा करके इसकी पहचान बताई गई। कर या करके लगा करके ये क्रिया का, पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे विद्यार्थी पढ़कर लिखने लगा, तो पढ़कर जो क्रिया अभी तुरंत समाप्त हो गई, वो पढ़कर की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। लिखने लगा, वो उसकी वर्तमान क्रिया हो गई। लेकिन हमने यहाँ पूर्वकालिक क्रिया पर आपका ध्यान चाहते हैं, एक बार पुनः सुनिए। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हुआ, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले से ही समाप्त हो जाती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके, धातु में जैसे नहा, चुरा, देख, खा,
पढ़, ये क्रिया का मूल रूप था। इसमें धातु रूप में कर लगा करके, नहा कर, चुरा कर, देख कर, खा कर, पढ़ कर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे आप दोनों चित्र में देख रहे हैं, पहले चित्र में देखिए पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो नहाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है। चोर सामान चुरा कर जो पूर्वकालिक क्रिया की, और जैसे चुराने की क्रिया उसकी पूरी हुई, वो भाग गया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया को इन उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो आपको क्रिया के बारे में बताया, क्रिया के दो आधार बताए, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 और संरचना के आधार पर 6 प्रकार की क्रिया शब्दों का हमने व्याख्या सहित उसको परिभाषा सहित, उदाहरण सहित उसका हमने विश्लेषण किया। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से जरूर लाभान्वित हुए होंगे, और पुनः मैं आपको निवेदन करता हूं धन्यवाद के साथ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो में मैं आपको पुनः मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।